नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शराब नीति में खेल करके कैसी कमाई मोटी रकम, बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो। विपक्ष को एकजुट करने के स्पेशल मिशन पर निकले थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आज से रहेंगे दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 46 शिक्षकों से मिली। राष्ट्रीय शाम को पीएम भी करेंगे शिक्षकों से बात। सुप्रीम कोर्ट में तलाक हिजाब विवाद से सिटीजन चार्टर तक। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े मामलों पर आ सकता है फैसला। असंतुष्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकारा हालत राहुल का नेतृत्व, बोले कोई दिक्कत नहीं है। खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली की नई आबकारी नीति के जरिए आम आदमी पार्टी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप लगते हुए बीजेपी ने कुलविंदर मारवाह के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। बीजेपी के दावे के मुताबिक कुलविंदर मारवाह सनी मारवाह का पिता है। सनी मारवाह शराब घोटाले में आरोपी नंबर 13 का है। बीजेपी का आरोप है कि कुलविंदर मारवाह वो शख्स है जो मनीष सिसोदिया के हाथ में खुद पैसे पकड़ाता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि देखो अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। बीजेपी ने कुलविंदर मारवाह के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया और आइए आपको दिखाते हैं कि वीडियो में क्या कुछ कहा गया। 253 करोड़ ले लिया, ठीक, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो, एक बंदे। अच्छा साल दा 253 नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 500 ਕਰੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। क्यों? ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੀ 20 ਟੈਂਡਰ ਚ ਭਰੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਬਾਕੀ 200 ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ 200 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲਾ, ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ। सड़क टप के उधर चले जाता है, पर वो टेंडर लैन वाले का बेड़ा गर्क हो गया। असि दुकाना जड़ियां लिया ना जान के, असि कच्ची कलोनी दुकाना लिया जितने सन दुकान सस्ती मिलेगी, लेकिन सेल तो सस्ते ब्रांड होगी, सस्ते ब्रांड दुकान मिल जाएंगे। माल भी पैसे का असि 40 दी 80 दी। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ 1+1 ਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, 1+2 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ 70 ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ? ਆਮ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। मतलब फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती, और कुछ नहीं देता। ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਕਿੱਥੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ। 60 ਕਰੋੜ वो तो सरकार के खाते में है ना। नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहा हूँ। कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए ने, बड़े कारोबार गल ने गलती जी बड़ी की है ना, जिस वक्त ठेके मिलने लगे
उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने दे दिते हाँ ये भी आया पेपर न्यूज से, न्यूज बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दी। जद कि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला ने देता और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्टेड है। अपने बंदों को कमाई कराई है उन्होंने। नहीं अपने बंदों को नहीं जी, वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। हाँ जो भी गल ने ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। उन्होंने जो खेल खेलिया उन तो दसना ही है ना कि एवें खेल खेल रहे खेल तो 12% ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। कहाँ से आया? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे शुरू से रोड की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू की चीज शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जड़े विचोले गए सी विचोले ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ सर ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ और साढ़े जब सैटल होगी 6% जो जो चीज आएगा तो ले जाने किसी ने 6% आसान करना समझो देना है 6% देना भी आसान नहीं सीधा। सुन लो आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का है तो 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10 छोड़। हाँ वही होते दिक्कत सी सारी 6 करोड़ काला किस तरह करोगे वो तरीका तो दसो मैनू हम तो काला देना कोई कर नोट उलझे थोड़ी पैने दे देंगे अच्छा जी भाई एक कंपनी 2% तो 12% कमीशन की थी किस तरह हो गई ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले जिले पंजाब ठेके ले वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते एबीपी न्यूज हाँ कर रहा थी वो अंदर सारे दिन उधर आ गए हाँ जी क्या है जी कौन है कहाँ है जी क्या हुआ है जी बताओ जी मैं कहना देखो जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं आपको ये बार मरवास पे लिखा है जी मैं कहा मैं दूसरा चाचा हूँ सर साड़ा एक वर्ल्ड भी जड़ा ना साड़ी जानू स्यापा बोल कुछ नहीं सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि सीएम नीतीश को लेकर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बार बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बार बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इस बीच सीएम ने विपक्षी एकता कायम करने के प्रयास में विभिन्न दलों को नेताओं से मुलाकात करने के लिए आज 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश कुमार 7 सितंबर को दिल्ली में रहकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव में मद्देनजर रखते हुए विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। जेडीयू का मानना है कि अब बिहार के सीएम लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने के बाद अब राष्ट्रीय भूमिका निभाएं। पार्टी के नेताओं ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एनसीपी शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने की संभावना जताई। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में कहा कि सारी विपक्षी पार्टी एक हो जाए तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हाथ लगेगी। हम संख्या की बात नहीं करते, बस यही बात है कि एक साथ होकर लड़ेंगे तो भारी सफलता हाथ लगेगी। हम लोग कुल 7 पार्टी है, 4 पार्टी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे, बाकी और लोगों से भी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर खास
इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों से मुलाकात की। करीब 46 शिक्षकों से विज्ञान भवन में मिली वो और राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने प्रदान भी किया। ये 46 टीचर्स अलग अलग राज्यों से चुने गए। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग हर साल 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करती है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन ऑनलाइन 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाता है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिन शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें इसमें योग्यता प्रमाण पत्र में 50,000 रुपये और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। इन टीचर के राष्ट्रपति से सम्मान लेने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी भी इन सभी से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में इन टीचर्स से बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े केसों की सुनवाई के लिहाज से सितंबर काफी अहम महीना माना जा रहा है। महीने की शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े केस सामने आए। 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे मामले में अरेस्ट की गई तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। तीस्ता सीतलवाड़ के अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस महीने और भी कई बड़े केस पेंडिंग है। इसमें से कुछ केस की आज सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिन अहम केसों की सुनवाई होनी है वो इस प्रकार है। आज सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मों की तलाक की एक समान व्यवस्था मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका के साथ ही कोर्ट शादी की एक समान उम्र, बच्चा गोद लेने या वसीयत के नियम भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे मांग वाली याचिका को सुना जाएगा। इसमें से अधिकतर याचिकाओं पर कोर्ट पहले नोटिस जारी कर चुका है। अलग अलग दाखिल की हुई ये याचिकाएं पहली बार एक ही साथ लगाई जा रही हैं। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में जिस समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाषण चल रहा था, उसी समय राहुल गांधी मंच पर पहुंचे। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद से पिछले कुछ दिनों मुलाकात के बाद पार्टी नेताओं के निशाने पर आए हुड्डा ने इस मौके पर इस्तेमाल कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया और बोले, मुझे राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ भाषण रोककर राहुल का स्वागत किया बल्कि कहा, राहुल जी देश की आवाज पूरे जोर शोर से उठाएंगे। हम सब मिलकर महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। अपने भाषण में हुड्डा ने किसानों और जवानों का मामला भी उठाया। उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर आने पर हरियाणा से आए उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा में दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में लोगों का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन पार्टी में टिके रहना सबसे कठिन बात है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस सरकार के आंख और कान काम नहीं कर रहे हैं, ये कहते हुए उन्होंने बयान दिया और साथ ही ये कहा कि उनके कान और आंख जो है नहीं काम करते बल्कि उनका सबसे ज्यादा मुंह चलता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता
एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना सोमवार को भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। इस दौरान भारत और बांग्लादेश रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों की घोषणा हो सकती है। शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 6 सितंबर को होने वाली वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच कुशियारा नदी के जल के अंतरिम बंटवारे समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दरअसल भारत की पड़ोसी पहली नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पीएम मोदी और शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश ने भूमि और समुद्री सीमांकन सुरक्षा, संपर्क, विकास सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बिजली, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की थी। एक यात्रा जो भारत और बांग्लादेश के बीच आधी सदी की साझेदारी का प्रतीक है, जो द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मॉडल के रूप में मजबूत तौर पर पूरे क्षेत्रों का विकास हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के लाल किले में वार्षिक रामलीला की तैयारी शुरू की गई है। कोविड महामारी के चलते 2 साल बाद ये लोगों के लिए खुलेगा। श्री धार्मिक रामलीला समिति ने रविवार को इस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में माधवदास पार्क में भूमि पूजा कर तैयारी शुरू की। समिति 2020 में महामारी सामने आने से पहले दशहरा के मौके पर हर साल रामलीला का आयोजन करती थी और इसका यह 100वां साल है। आज पूजा कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, भाजपा के मनोज तिवारी और हंसराज हंस और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। खान ने सांस्कृतिक के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक नदियों में जल है, पर्वत है, तब तक रामलीला की गाथा लोगों तक मनोरंजन करती रहेगी और रामलीला के माध्यम से लोग अपनी मर्यादा जानते रहेंगे। समिति के सदस्यों के अनुसार रामलीला 26 सितंबर से शुरू होगी और 5 अक्टूबर को संपन्न होगी। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि वैसे तो इस साल ये कार्यक्रम आमजन के लिए खुला है, लेकिन समिति ने अब तक ये तय नहीं किया है कि कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने इसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 5 सूत्रीय शीत कार्य योजना के तहत विभागवार जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी। अधिकारियों ने कहा कि मंत्री संबंधित विभागों को विशेष कार्य सौंपेंगे, जिन्हें एक विशेष स्रोत से वायु प्रदूषण को रोकने पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पर्यावरण विभाग सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कम करने के उपायों की पर्यावरण की निगरानी करेगा। इस कार्य योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, खुले में कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम और हरित दिल्ली एप्लीकेशन, प्रदूषण हॉटस्पॉट्स, स्मॉग टावर, ई कचरा पार्क, वृक्षारोपण, इको फार्मिंग, जन भागीदारी पटाखों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोमवार को होने वाली बैठक में संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP के क्रियान्वयन पर भी मंथन होगा।
रोहिणी इलाके में रविवार रात को एक युवक ने अपनी मां की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली, जिसके पास 7 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला। उसमें मां की हत्या करने के तरीके और खुदकुशी करने के कारण के बारे में लिखा है। शव को देखकर पुलिस ने आशंका जताई कि युवक ने 2-3 दिन पहले आरोपी मां की हत्या की है। खबर लिखे जाने तक पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है और पड़ोसियों से पूछताछ कर जानकारी हासिल कर रही है। युवक की शिनाख्त सोनू, जो कि 25 उम्र का है, के रूप में ही सामने आई, जबकि मां का नाम मिथिलेश है। दोनों मां बेटे पॉकेट 18 सेक्टर 24 रोहिणी स्थित 3 मंजिला मकान में रहते हैं। रविवार रात 9 बजे पड़ोसियों ने इनके घर से बदबू आने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बुध विहार थाने में पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के दौरान पुलिस को सोनू का शव कमरे से मिला। उसने धारदार हथियार से अपना गला काट लिया था। पास ही हथियार और सुसाइड नोट पड़ा हुआ था। बदबू बाथरूम से आ रही थी। वहां पहुंचने पर पुलिस को सोनू की मां का शव मिला, जो सड़ी गली अवस्था में थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। घटना की जानकारी की तुरंत जिले के आला पुलिस अधिकारी को दी गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि मामला हत्या के बाद खुदकुशी करने का लग रहा है। आर्थिक अपराध शाखा ने आवासीय परियोजना में प्लॉट को झांसा देकर निवेशकों ने 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले रियल एस्टेट कंपनी के निर्देशक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि कंपनी ने राजस्थान के निमनारायण में परियोजना के नाम पर 400 निवेशकों के रूप में वसूलने के बाद उन्हें प्लॉट नहीं दिए। निवेशक प्रेम शंकर गुप्ता गुरुग्राम के सेक्टर 104 स्थित पूरी एमराल्ड सोसाइटी में रहता है। पुलिस उपायुक्त जितेंद्र कुमार मीना ने बताया कि 2018 में फरीदाबाद निवासी सुरेश सुखानी ने अपराध शाखा में ओम कृष्णा डेवलपर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक कंपनी का कार्यकाल नेताजी सुभाष प्लेस दिल्ली में है। आरोपी प्रेम शंकर, उसकी मां उर्मिला गुप्ता और बेटी दीक्षा ने कहा कि कंपनी निमराना में काउंटिंग गार्डन के नाम से आवासीय परियोजना विकसित कर रही है। शिकायतकर्ता से 150 वर्ग मीटर प्लॉट के बदले 10.16 लाख रुपए ले लिए, लेकिन भूखंड नहीं दिया गया। जांच में पता चला कि कंपनी के पास न जमीन है न ही नगर विकास न्यास भिवाड़ी से कोई भी अनुमति है। इस तरह के ठगे गए 400 निवेशकों ने अपराध शाखा में शिकायत दी थी। मेडिकल वीजा पर आए एक अफगानी रिवासी को दिल्ली पुलिस ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 4 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। मामले के तार गुजरात के मुद्रा बंदरगाह में बरामद की 1000 किलो ड्रग्स से जुड़े हैं। वहीं दुल्ला नामक इस आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह 2016 में इलाज कराने भारत आया था। इसका निशानदेही पर ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का एक गैराज में बंद एक कार से भी 5 किलो और हेरोइन बरामद हुई। इसकी कीमत 25 करोड़ बताई गई। इस हमले में एक गिरफ्तार भी हुआ। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को गुजरात पुलिस की एटीएस को सूचना मिली थी कि एक अफगान भारी मात्रा में हेरोइन के साथ दिल्ली आने वाला है। अपराध शाखा और एटीएम की टीम ने वहीं दुल्ला के ड्रग्स के साथ वसंत कुंज इलाके से पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड ली। वहीं दुल्ला ने बताया कि उसके पिता रहीमुल्ला और एक अन्य अफगान मुस्तफ़ा की यूपी में मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री है। पाकिस्तानी अफगानिस्तान से आई हेरोइन को इस फैक्ट्री और शुद्ध किया जाता है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के नेशन कोर्ट ने अपने आदेशों की अवहेलना पर 2 बड़े पुलिस अधिकारियों को अवमानना और कारण बताओ नोटिस जारी किए। गैंगरेप से जुड़े एक हमले की जांच के सिलसिले के ये कदम उठाया गया। एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने
दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा कि इस अदालत के आदेशों पर अमल नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। डीसीपी साउथ को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में अदालत ने पूछा कि उनके खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों के लिए केस दर्ज करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने पहली नज़र में संबंधित जिला प्रमुख के खिलाफ इन अपराधों के खिलाफ आरोप बनते हुए नजर आए। अपने आदेश में सेशन जज ने कहा कि अदालत से सारे तमाम आदेशों को बाईपास करने का डीसीपी और पुलिस कमिश्नर दिल्ली सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों की मंशा का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत का ये कर्तव्य है कि वो अपने आदेशों को लागू करवाएं, अन्यथा अदालत से पारित आदेश महज कागजी बनकर रह जाएंगे। इन टिप्पणियों के साथ मामले की सूचना और इसमें जरूरी कार्रवाई की उम्मीद से अदालत ने आदेश की कॉपी गृह मंत्रालय के गृह सचिव को भिजवाने का निर्देश दिया। दरअसल न्यायिक तंत्र के दो अहम स्तंभों के बीच इस तनातनी के कारण एक महिला की गैंगरेप से जुड़ी शिकायत है। अदालत ने गौर किया कि पीड़ित महिला को अपनी शिकायत के साथ इधर से उधर भटकाना पड़ा। संगम बिहार इलाके की पुलिस गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। अदालत की पुलिस की ओर से कार्रवाई में निष्पक्षता को लेकर संदेह हुआ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि राजू कॉमेडियन को लेकर है। देश के मशहूर कॉमेडियन और फिल्म अभिनेता राजू श्रीवास्तव को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिलेश भारती आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हुए सोमवार को 27 दिन पूरे हो गए हैं। एम्स की ओर से उनकी सेहत को लेकर कोई जानकारी तो साझा नहीं की गई, लेकिन एम्स के सूत्रों से बड़ा अपडेट दिया गया कि उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव के शरीर में मूवमेंट बढ़ा है और वो अपने हाथ पैर हिला रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की सेहत में बेहद धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ऐसे में उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में अभी समय लगेगा। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को दिल्ली के एक होटल के जिम में वर्कआउट के दौरान गिरकर बेहोश हो गए थे। जिम के स्टाफ तुरंत उन्हें लेकर एम्स पहुंचे, जहां पता चला कि उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया है। एम्स के डॉक्टरों ने 10 अगस्त को ही उनकी एंजियोप्लास्टी की थी, लेकिन उन्हें सेहत अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। नॉर्थ दिल्ली से सेंट्रल और पुरानी दिल्ली आने जाने वाले लोगों की राह आसान करने के लिए कई साल पहले जीटी रोड पर जो फ्लाईओवर बनाने का प्लान था, उसे अब पंख लगा दिया गया है। फ्लाईओवर निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने 266.89 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। ये फ्लाईओवर भी डबल डेकर होगा और चौथे फेज में बनने वाले जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आजादपुर चौक से त्रिपोलिया गेट तक करीब 2.2 किलोमीटर तक फ्लाईओवर और मेट्रो कॉरिडोर ऊपर नीचे होंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री के अनुसार जीटी रोड दिल्ली की व्यस्ततम सड़कों में से एक है। यह रोड नॉर्थ दिल्ली को पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से कनेक्ट करती है। इस रोड का सबसे अधिक शक्तिनगर, डेरावल नगर, विजयनगर, राणा प्रताप बाग और आसपास की दर्जन कॉलोनी में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस रोड पर गाड़ियों का भी भार इतना अधिक है कि इस हर समय जाम की समस्या बनी रहती है। इस समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मेट्रो के साथ मिलकर डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण का प्लान बनाया गया। ये प्लान 2 चरणों में लागू होगा। डबल डेकर फ्लाईओवर प्लान के 2 मेट्रो के चौथे फेज में जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम तक बनने वाली कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। आजादपुर चौक से
रानी झांसी रोड फ्लाईओवर तक जीटी रोड का हिस्सा करीब 5 किलोमीटर लंबा है। इस रोड पर ही जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम मेट्रो कॉरिडोर के लिए पिलर्स बनाए जाएंगे। पिलर्स पर नीचे 4 लेन का फ्लाईओवर और ऊपरी हिस्से का मेट्रो कॉरिडोर होगा। आज़ादपुर से चौक से आगे से त्रिपोलिया गेट तक ये करीब 2.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना के ताज़े आंकड़े जारी किए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 218 नए केस सामने आए, वहीं 338 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस दौरान एक भी मरीजों की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा 1167 पर पहुंच गया। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से रोजाना की बात करें तो दिल्ली में कोविड मामलों की संख्या 300 से नीचे बनी हुई है। इस दौरान दैनिक संक्रमण दर 1.68% रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य से खबरों को आप तक राष्ट्र प्रथम के जरिए पहुंचाते हैं। नमस्कार।